कुछ दूर चलने के बाद मैंने पलट कर देखा। कोठियों की कतार दूर तक सुनसान थी। कोई शख्स मेरा पीछा नहीं कर रहा था। ये वीरान सी सड़क थी। कुछ फासले से ढलानी छतों वाली कोठियां बनी थीं, जिनमें रोशनियां हो रही थीं। कोई कोठी ऐसी नहीं थी जिसके अहाते में नारियल के दरख्त न झूम रहे हों। यहाँ से गुजरकर मैं बड़ी सड़क पर आया तो वहाँ खासी चहल पहल थी। दोनों जानिब इमारतों में दुकानें और स्टोर खुले थे। साड़ी पोश हिंदू औरतें तलक लगाए घूम फिर रही थीं। मुझे मालिनी के माथे पर लगा हुआ सुर्ख तलक याद आ गया। ये तलक उसकी सांवली पेशानी पर रात के वक्त शोले की साकत लो की तरह लग रहा था। ये वैष्णु तलक था। जनूबी हिंद की वैष्णु हिंदू औरतें गोल बिंदिया नहीं बल्कि शोले की तर्ज का सुर्ख तलक लगाती हैं। जूं-जूं होटल करीब आ रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी रफ्तार भी आहिस्ता हो गई थी। होटल से कोई 50 कदम के फासले पर एक बस स्टॉप था। मैं उसकी ओट में हो गया। होटल के बाहर खामोशी थी। किसी वक्त कोई गाड़ी आकर दम भर को रुकती और सवारी उतार कर वापस चली जाती। 2-4 साड़ी पोश तामल औरतें अपने बच्चों के साथ होटल की तरफ जाती हुई वहां से गुजरी तो मैं उनके साथ हो दिया। मैंने उनके और अपने दरमियान इतना फासला रखा कि वो समझे मैं उनके साथ नहीं हूँ और दूर से देखने वाला ये समझे कि मैं उनके साथ हूँ। ये औरतें तेलुगु ज़बान में बातें करती हुई होटल में किसी से मिलने जा रही थीं। होटल के दरवाजे से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में पहुंच गया। मैंने मजीद 2 दिन कमरे में बंद पड़े रहने का प्रोग्राम बना लिया था। अगले रोज दोपहर के बाद कमरे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने वही धोती पोश सांवला दुबला पतला खुफिया मिशन का आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक थैला था। कांधे से छतरी लटक रही थी। उसने नमस्कार कहा और मजीद कोई बात किए बगैर जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर मेरे हवाले किया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने दरवाजा बंद करके लिफाफा चेक किया। अंदर से एक जर्द कागज निकला जिस पर अंग्रेजी में चंद हरूफ टाइप किए हुए थे। कर्नल नारोमनी, आज शाम 5 बजे ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच जाना। पाम आयल नारोमनी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस होटल से तो निजात मिलने वाली थी। उस खत से जाहिर था कि मुझे उसी निकाबपोश फौजी के पास अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा। ठीक 5 बजे मैं टैक्सी लेकर ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच गया। गेट से कुछ दूर से रंग की एक फौजी जीप खड़ी थी। मुझे गेट पर खड़े देखकर जीप रेंगती हुई मेरे पास आकर रुक गई। उसको वही सांवला धोती पोश आदमी चला रहा था। मैं जीप में बैठ गया। जीप थोड़ी देर बाद पूरी रफ्तार से शहर की कुशादा सड़कों पर उड़ी जा रही थी। आखिर जीप उस मकाम पर पहुंच गई जहां पाम के दरख्तों के दरमियान एक छोटी सड़क निकलती थी। पहले की तरह यहाँ मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। कुछ दूर जाकर जीप ने चंद चक्कर लगाए, फिर एक तरफ रवाना हो गई। जीप एक जेर जमीन सुरंग में दाखिल होती महसूस हुई। जीप रुक गई तो मेरी आंखों से पट्टी उतार कर स्याह निकाब पहना दिया गया। अब हम पैदल ही नीम रोशन अंडरग्राउंड राहदारी में चल रहे थे। हम एक कमरे में दाखिल हो गए। मेरा गाइड मुझे छोड़कर चला गया। ये वही छोटा सा कमरा था जिसके वस्त में एक बेज़वी मेज बिछी हुई थी। 2 कुर्सियां आमने सामने रखी थीं। मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि दरवाजा खुला और वही भारी भरकम फौजी वर्दी वाला आदमी अंदर आ गया। उसका चेहरा उसी तरह निकाब में ढका हुआ था। मैं इतरामन उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। उसके हाथ में एक स्याह ब्रीफकेस था। कुर्सी पर बैठते ही उसने ब्रीफकेस से एक चपटा सा चौबी बॉक्स निकाला, उसे मेज पर रखा और तेज चमकीली नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ते हुए आहिस्ता से अंग्रेजी जबान में बोला, कर्नल नारोमनी, हमारा मिशन चूंकि बहुत इमरजेंसी का है, इसलिए हमने लेबॉर्ट्री में दिन रात काम करके V2 की इतनी गोलियां तैयार करवा ली हैं जो पाकिस्तान में तुम्हारे इस मिशन के लिए नागुज़ीर हैं। उसने बॉक्स का ढकना उठाया। उसमें से माचिस जितनी बड़ी एक डबिया निकाली। उसमें 5 V2 गोलियां हैं। ये गोलियां तुम्हें जिन लीडरों को खिलानी होगी उनके नाम नोट कर लो। उसने मुझे पाकिस्तान की कुछ अहम सियासी शख्सियतों के नाम बताए जो मैंने नोट कर लिए। फिर V2 गोलियों वाला डबिया मेरे हवाले कर दी। इन गोलियों का कोई रंग और जायका नहीं है। तुम आसानी से किसी भी मशरूब में घोलकर उन्हें पिला सकते हो। कोड बुक और खास किस्म का ट्रांसमीटर तुम्हें दिल्ली में हमारा आदमी देगा। मैं तुम्हें अब एक बेहद अहम हथियार दे रहा हूँ जो न सिर्फ मुश्किल वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा बल्कि दुश्मन को इस तरीके से हलाक करेगा कि दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी लाश का पोस्टमार्टम करके ये मालूम नहीं कर सकेगा कि इस शख्स को जहर से मारा गया है।
उसने नीले रंग के कागज में लिपटा हुआ सिगरेट के साइज का एक निस्वारी सिगार निकाल कर दिया और बोला, बज़ाहिर ये एक मामूली सिगार है, मगर इसका पिछला निस्फ हिस्सा साइनाइड से भरा हुआ है। ये दुनिया का सबसे मोहलक जहर है। इस सिगार के वस्त में एक पिन पॉइंट है। बवक्त जरूरत तुम इस सिगार को अपने मुंह में दबाकर चाहे सुलगाओ चाहे हाथ में रहने दो, लेकिन उसका रुख दुश्मन के किसी भी हिस्से की तरफ कर दो और फिर वस्त में थोड़ा सा दबाव डाल दो। सिंगार से एक नजर न आने वाली फुहार निकलकर दुश्मन के जिस्म से टकराएगी। उसके जिस्म पर फालज गिरेगा और वो वहीं मर जाएगा। इसमें जो सियाल भरा हुआ है वो 100 आदमियों को मारने के लिए काफी है। उसके बाद तुम्हें दूसरा सिगार दे दिया जाएगा। मैंने वो सिगार भी V2 का पलट गोलियों की चिपटी डिबिया के साथ ही जेब में रख लिया। मैंने उससे पूछा कि मुझे कब दिल्ली रवाना होना है ताकि मुझे वहां से पाकिस्तान स्मगल किया जा सके। तो वो बोला, जो आदमी तुम्हें दिल्ली हेडक्वार्टर तक पहुंचाने का चार्ज लेगा वो काठमांडू से 10 रोज बाद तिरुचिरापल्ली पहुंचेगा। मैंने कहा कि मुझे कृष्णा होटल तब्दील करने की इजाजत दी जाए क्योंकि इस होटल के बिस्तरों और सोफों में खटमल बहुत हैं। लेकिन उसने ब्रीफकेस बंद करते हुए जज्बात से आरी लहजे में कहा, तुम्हें होटल बदलने की इजाजत नहीं, बस मजीद 10 रोज गुजारा करो। ये कहकर वो कमरे से चला गया। उसके जाते ही धोतीपोश मद्रासी एजेंट अंदर आया और मुझे इशारे से अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने मुझे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद वापस पहुंचा दिया। कृष्णा होटल की मुसीबत वैसी की वैसी मेरे सर पर खड़ी थी। मजबूर था, क्या कर सकता था। मैंने उसी होटल का रुख किया। एक दिन और एक रात मैं होटल ही में पड़ा रहा। दोपहर के खाने के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। ठंडी हवाओं में नारियल के दरख्त झूमने लगे। मौसम बेहद खुशगवार हो गया। जनूबी हिंद की बारिश में एक खास किस्म की रोमानवी सैर अंगेजी थी। हवा में नारियल, रजनीगंधा और सीताकली के फूलों की धीमी धीमी महक रची हुई थी। ख्यालात पलट V2 गोलियों वाला पैकेट अपनी नोटबुक के साथ मैंने कमरे की एक खुफिया जगह में छुपा दिया था। अलबत्ता जहरीला सिगार जेब में ही रखा था। मुझे यहाँ भी किसी वक्त उसकी जरूरत पड़ सकती थी। मौसम ने मुझे बेख्तियार कर दिया। जी चाहा कि किसी बाग में जाकर चहलकदमी करूं। 48 घंटों से कमरे में बंद था। मैंने छतरी उठाई, कमरा लॉक किया और होटल से निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा। मैंने छतरी इस तरह थाम रखी थी कि किसी को मेरा चेहरा नजर ना आ सके। सड़क पर एक खाली टैक्सी गुजरी तो मैंने हाथ देकर उसे रोक लिया और ड्राइवर से अरुषि पटल की तरफ चलने को कहा। अरुषि टेम्पल की तरफ चलने को कहा। ये दरगाह देवी की एक और तार अरुषि देवी का मंदिर था और शहर से बाहर एक पुरफिजा मकाम पर झील के किनारे वाक़या था। मुझे अरुषि देवी के मंदिर से कोई सरोकार नहीं था, लिहाजा मैं झील के किनारे बाग के गेट पर उतर गया। बूंदाबांदी उसी तरह हो रही थी। मैं छतरी तान कर बाग में दाखिल होने ही लगा था कि एक गाड़ी मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई और फिर मालिनी आयर की आवाज आई, मिस्टर तिवाड़ी, आप रामेश्वरम से कब वापस आए हैं? आओ मंदिर में फूल चढ़ा आऊं, फिर इकट्ठे झील की सैर करेंगे। मैंने इर्द गिर्द एक गहरी निगाह डाली। बूंदाबांदी में कम लोग दिखाई दे रहे थे। मैंने 1-2 बार इनकार भी किया मगर मालिनी ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। अरे आप अरुषि देवी को फूल नहीं चढ़ाएंगे? पंजाब के हिंदू तो हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं। वो गाड़ी को एक तरफ से घुमाकर मंदिर के अहाते में ले गई। अरुषि देवी का मंदिर छोटे से टीले पर बना हुआ था और पत्थर की सीढ़ियां जाती थीं। तामिल और मद्रासी औरतें सामग्री में दीप और ऊद दुल्लोबान रखे पूजा के लिए ऊपर जा रही थीं। सीढ़ियों के शुरू में ही फूलों की दुकान थी। मैंने भी मालिनी के साथ कुछ फूल खरीदे और हम सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में पहुंच गए। अरुषि देवी का बुत एक दीवार में नस्ब था। उसकी आंखें फटी फटी सी थीं और उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक कटा हुआ इंसानी सर था। अरुषि देवी एक शेर पर सवार दिखाई गई थी। मालिनी ने फूल देवी के चरणों में रखे मोटी तोंद वाले मेहनत से प्रसाद लिया। उसे 10 रुपए का नोट दिया। मैंने भी ऐसा ही किया। जब वापस आने लगे तो मालिनी ने कहा, देखो मेरे साथ इस कोठरी तक चलो, वहां एक बड़ा जट्टाधारी ज्योतिषी रहता है, मैं उससे अपनी किस्मत का हाल मालूम करूंगी। मालिनी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी।
वो ज्योतिषी से शायद मेरे साथ अपनी शादी की बाबत कुछ पूछना चाहती थी। मैंने कोई इतराज न किया और उसके साथ ज्योतिषी की कोठरी में आ गया। कोठरी में दिन के वक्त भी बल्ब जल रहा था। हरन की छाल पर एक सुर्ख आंखों, फूले हुए पेट और लंबे बालों वाला काला कलोटा ज्योतिषी बैठा माला जप रहा था। उसके पास ही करमंडल और खड़ाऊ पड़ी थी। मालिनी और मैंने ज्योतिषी बाबा को प्रणाम किया। मालिनी ने 50 रुपए का नोट निकालकर ज्योतिषी के कदमों में रख दिया और तमिल जबान में कुछ कहा। ज्योतिषी ने अपने फूलदार थैले में से हाथी दांत की चौकोर डबिया और एक स्लेट निकालकर सामने रख ली। फिर मालिनी से 2-4 बातें की। उसके बाद ज्योतिषी स्लेट पर मालिनी का ज़ैचा बनाने लगा। ज़ैचा बनाने के बाद उसने मालिनी से बातें शुरू कर दी। वो तमिल जबान में बातें कर रहे थे। 1-2 बार ज्योतिषी ने मेरी जानिब भी इशारा किया और मालिनी मेरी तरफ देखकर शर्मा गई। उसके बाद मालिनी ने मुझसे अंग्रेजी में कहा, ये तुम्हारा भी ज़ैचा बना रहा है। जानते हो ये हमारे ब्याह के बारे में क्या कह रहा है? अगर तुम चाहो तो ये ब्याह हो सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है तिवाड़ी? मेरा वही ख्याल है जो तुम्हारा है, मैंने हंस कर कहा। मालिनी बेहद खुश हुई और तमिल में ज्योतिषी से कुछ कहा। ज्योतिषी स्लेट पर मेरा ज़ैचा बनाते हुए जरा सा मुस्कुरा दिया। ज़ैचा बनाने से पहले उसने मुझसे अंग्रेजी में मेरी तारीख पैदाइश पूछी थी। मेरे मुंह से दुरुस्त तारीख पैदाइश निकल गई। हालांकि मैं उसे गलत भी बता सकता था। फिर सोचा कि ज़ैचा बनाकर ये क्या करेगा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जनूबी हिंद के ये साधु ज्योतिषी जब किसी का ज़ैचा बनाते हैं तो उस आदमी का माजी, हाल और मुस्तकबिल ज़ैचे पर बेनकाब हो जाता है। ज्योतिषी स्लेट पर मेरे ज़ैचे को गौर से देख रहा था। एक बार उसने थैले में से ज्योतिष की कोई किताब भी निकाल कर देखी। फिर वो मालिनी को तमिल जबान में कुछ बताने लगा। उसकी बातें सुनकर मालिनी का चेहरा उतर गया। मेरा माथा ठनका, कहीं मेरे ज़ैचे ने मेरे मुसलमान होने का राज तो नहीं खोल दिया। मैं एकदम चौकस हो गया। मेरा हाथ अपने आप जेब में जहरीले सुगार पर पहुंच गया। मैंने इस्तफसार किया तो ज्योतिषी एक गहरी सांस लेकर बोला, मिस्टर, मुझे तुम्हारे ज़ैचे में मालिनी के साथ शादी नजर नहीं आती। तुम्हारी जन्म कुंडली तुम्हें मालिनी से हजारों वरन की दूरी पर दिखा रही है। मेरी जान में जान आई। गोया ज्योतिषी को मेरे मुसलमान होने का पता नहीं चला था। मैंने जेब से हाथ निकाल लिया और मालिनी से कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। आओ झील की सैर करते हैं। मालिनी खामोशी से उठकर मेरे साथ बाहर आ गई। वो बहुत उदास थी। उस पर ज्योतिषी की बातों ने गहरा असर किया था। मुझे मालिनी को तसल्ली देने की जरूरत तो नहीं थी, फिर भी उसका दिल रखने के लिए बोलता रहा, मगर उस पर शायद शदीद मायूसी तारी थी। ज्योतिषी ने कहा है कि हमारा ब्याह कभी नहीं हो सकता। तिवाड़ी, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तुम एक मॉडर्न लड़की होकर भी इस किस्म की वकियानुसी बातों पर यकीन रखती हो? हटाओ इन बातों को। मैं तुमसे और सिर्फ तुम ही से शादी करूंगा। कुछ देर हम झील के किनारे वाले बाग में घूमते रहे। मालिनी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मैं अब उस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी में बिठाकर उसके घर की तरफ रवाना किया और खुद एक फर्म के मैनेजर से मिलने का बहाना बनाकर दूसरी तरफ चल दिया। बूंदाबांदी रुक गई थी। मौसम खुशगवार था। ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा चल रही थी। फुटपाथ पर नारियल बिक रहे थे। मंदिर के अकब में आकर मैंने टैक्सी ली और वापस अपने होटल आ गया। होटल में दाखिल होते वक्त मैं बार बार इस तरह मुंह खोल खोल कर जमाइयां ले रहा था कि कोई मेरी असल शक्ल न पहचान सके। अगले रोज एक बड़ी बदकिस्मती की बात हो गई। मैंने जो कुछ किया मैं वो करना नहीं चाहता था, लेकिन अपने मिशन की खातिर मुझे ऐसा करना ही पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे दिल में ये ख्याल आ गया कि मुझे मालिनी के घर उसकी मिजाज पुरसी को जाना चाहिए, वरना हालात मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं। शाम 5 बजे ना जाने क्यों मेरी आंखों के सामने मालिनी का उदास चेहरा घूमने लगा। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मालिनी के घर जाकर काफ़ी पी जाए, उसका हाल चाल भी पूछ लूँगा। चुनांचे मैंने होटल से निकलकर टैक्सी ली और मालिनी की कोठी की तरफ रवाना हो गया। कल की बारिश के बायस मौसम इस रोज भी खुशगवार था। मालिनी घर पर नहीं थी। वो नौकर के साथ किसी डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी। कोठी में सिर्फ उसका डैडी ही मौजूद था। जब उसने मेरे लिए ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला तो मुझे अचानक अपने सामने देखकर एक पल के लिए वहीं साकित सा हो गया। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। ये एक
अजीब सी तब्दीली मैंने देखी थी। फिर मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थामा और मुझे सोफे तक ले गया। खिलाफे मामूल उसने शाम के वक्त भी वर्दी पहन रखी थी और लगता था कि वो कहीं जा रहा है। पिस्तौल उसकी पेटी के साथ लटक रहा था। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो मैं फिर आ जाऊंगा। मैं मालिनी से मिलने चला आया था, मैंने कहा। आयर जरा सा मुस्कुराया और बोला, अरे मिस्टर तिवारी, तुम बैठो। ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गए, मैं तुम्हारी तरफ जाने वाला था। मेरा माथा ठनका। उससे पहले कि मैं उसे पूछता कि वो मेरी तरफ किस खुशी में जा रहा था, वो खुद ही बोला, दरअसल मालिनी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं चाहता था कि तुम्हें इत्तला कर दूं ताकि तुमसे डॉक्टर के पास ले जाओ। पहले सोचा फोन कर दूं, फिर ख्याल आया कि उसी बहाने तुम्हारा होटल भी देख लूंगा। साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। जिस होटल में मेरा कयाम था, जाहिर है वो उसने कई बार देखा होगा। मैं चौकस हो गया और मेरा हाथ जेब में रिंग गया। बेटे, मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे हमेशा सुखी देखना चाहता हूँ। कल कहीं उसे किसी ज्योतिषी ने बताया कि उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। बस उसी वक्त से वो बीमार पड़ गई है, वो उदास लहजे में बोला। मेरा ज़हनी तनाव कुछ कम होने लगा। शायद वो बात नहीं थी जो मैं समझे बैठा था। आयर को मुझ पर शक नहीं हुआ था। मैंने हाथ जेब से निकाल लिया और उन्हें यकीन दिलाने लगा कि मैं मालिनी ही से शादी करने का इरादा रखता हूँ और उसे हमेशा सुखी रखूंगा। मालिनी के डैडी ने खुश होकर मेरा हाथ थाम लिया और मेरी तरफ एहसानमंद निगाहों से देखते हुए बोला, तुम एक आला हिंदू खानदान से ताल्लुक रखते हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर एकदम मौजू बदलकर सोफे से उठा और दीवार के साथ लगी छोटी मेज की तरह से एक फाइल निकाल कर ले आया। कल मैं पुरानी फाइलें देख रहा था तो उसमें से मालिनी की बचपन की एक तस्वीर मिल गई। जरा देखो, वो उस तस्वीर में कितनी मासूम लग रही है। उसने फाइल मेरे हाथों में थमा दी और खुद सोफे पर बैठ गया। मैंने फाइल खोली तो अंदर दो कागजों के दरमियान एक चौकोर कागज पर पेंसिल से स्केच बना हुआ था। मेरा दिल एकदम जैसे डूब सा गया। ये स्केच अगरचे नामुकम्मल था, मगर वो मेरी शक्ल थी। तुमने अगर उसे पहचाना नहीं तो मैं बता दूं, ये तुम्हारा स्केच है और तुम ही वो पाकिस्तानी जासूस कातिल हो जिसकी हमें तलाश थी। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। मैंने नजरें उठाकर मालिनी के डैडी की तरफ देखा तो दिल धक से रह गया। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरे सीने की जानिब था। बाजी उलट गई थी, मेरा राज फाश हो चुका था। मैंने फाइल बंद करके घुटनों पर रख ली और गहरा सांस लेकर सर सोफे की पुष्टगाह से टिका दिया। मिस्टर आयर का चेहरा इंतहाई संजीदा और पत्थर की मानंद सख्त हो गया था। मुझे उसी रोज तुम पर शक हो गया था, लेकिन यह बात मेरे गुमान में नहीं आ सकती थी कि मेरा होने वाला दामाद पाकिस्तानी कातिल जासूस भी हो सकता है। आज मैं अपने मकतूल अफीसर की फाइल देख रहा था कि मुझे उस होलिये का ख्याल आया। मैंने फौरन कागज लेकर स्केच बनाना शुरू कर दिया और जब स्केच तैयार हुआ तो कातिल की तस्वीर मेरे सामने थी और वो तुम थे। तुम ज़ेरे हिरासत हो, लेकिन तुम्हें फौज के हवाले करने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा कि तुम्हारा मुसलमान नाम क्या है और भारत में तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ काम कर रहे हैं। मुझे उसकी बकबक से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर मेरी किस्मत का फैसला हो गया था तो मैं उसकी किस्मत का भी फैसला कर चुका था। मैं सिर्फ इतनी बात मालूम करना चाहता था कि मेरे बारे में उसके अलावा तो किसी को इल्म नहीं हुआ। चुनांचे मैंने बज़ाहिर हथियार फेंकते हुए कहा, सर, मैं आपको इस तफ्तीश पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि ये अकेले आप ही का कारनामा है। खैर, कोई बात नहीं, आप अकेले ही अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। उसका हाथ पिस्तौल के ट्रैगर पर था, नाल का रुख सीधा मेरे सीने के दरमियान था। कहने लगा, मिस्टर, मैं एक तजर्बाकार पुलिस अफीसर हूँ। मैंने आज तक जितने केस हल किए हैं अकेले ही किए हैं। ये कारनामा भी मुझ अकेले का है, लेकिन मैं अभी अपने हेडक्वार्टर फोन करने वाला हूं ताकि पुलिस की गार्ड आकर तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।